आज हम बात करने वाले हैं भारतेंदु युग के बारे में। भारतेंदु युग का जो समय है वो 1857 से लेकर 1900 तक माना गया है। भारतेंदु युग का आरंभ डॉक्टर नगेंद्र ने 1857 से माना है, परंतु अधिकांश विद्वान भारतेंदु युग का आरंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका कवि वचन सुधा 1868 से मानते हैं। भारतेंदु युग में भक्ति काल एवं रीति काल की प्रवृत्तियों पर कविताएं तो लिखी ही गई हैं, परंतु कुछ नए विषयों या प्रवृत्तियों का भी समावेश देखने को मिलता है। हम देखते हैं कि जैसे डॉक्टर नगेंद्र ने भारतेंदु युग का जो आरंभ है वो 1857 से माना है, परंतु बहुत से ऐसे भी विद्वान हैं जिन्होंने भारतेंदु युग का जो आरंभ है वो 1868 से माना है, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि भारतेंदु के द्वारा जो कवि वचन नामक जो पत्रिका निकाली गई थी उसी समय से भारतेंदु युग का आरंभ माना जाना चाहिए। भारतेंदु युग में हम देखते हैं कि भक्ति काल और रीति काल के विषयों पर भी कविताएं लिखी गई। उसके साथ ही कुछ नए नए विषयों पर भी कविताएं लिखना आरंभ हुआ। तो हम देखेंगे भारतेंदु युग की विशेषताएं। राष्ट्रीयता। भारतेंदु युग में कवियों की राष्ट्रीयता की दृष्टि व्यापक थी। उनमें संकुचित राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी। भारतेंदु युग में राष्ट्रीयता के दो पक्ष देखने को मिलते हैं, देशभक्ति और राजभक्ति। देशभक्तिपूर्ण कविताओं में अंग्रेजों की शोषण नीति का विरोध, हिंदुस्तान का गुणगान, देश प्रेम आदि का वर्णन किया गया। राजभक्तिपूर्ण कविताओं में अंग्रेजों के द्वारा जो विकास कार्य हुए थे उसकी प्रशंसा की गई थी। अंग्रेजों की शोषण नीति का विरोध करते हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है, भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी सज्जन नहीं अंग्रेज। हम देखते हैं कि भारतेंदु युग से पूर्व जो कवियों की राष्ट्रीयता की दृष्टि थी वो संकुचित थी। वे अपने राजा के 150 गांव को ही अपना राष्ट्र समझते थे और उसकी स्तुति करना, प्रशंसा करना अपना राज कर्तव्य मानते थे। पर हम भारतेंदु युग में जब हम देखते हैं कि आधुनिक युग आते आते जो कवियों की दृष्टि है राष्ट्रीयता को लेकर वो काफ़ी व्यापक हो गई थी। वे केवल अपने ही राजा की या अपने ही राज्य की प्रशंसा न कर कर पूरे भारत को अपना राष्ट्र समझते थे और पूरे भारत की प्रशंसा करना, अपने देश के प्रति प्रेम दिखाना और अंग्रेज़ों के द्वारा जो शोषण हो रहे थे उनका विरोध करना ये अपना कर्तव्य समझते थे। इसलिए इन्होंने अपने कविताओं में अंग्रेज़ों के प्रति विरोध की भावना दिखाई और अपने देश के प्रति प्रेम की भावना। और दूसरी जो कविताएं लिखी जा रही थी उस समय वह है राजभक्तिपूर्ण कविताएं। तो इसमें हम देखते हैं कि अंग्रेज़ों के द्वारा जो कुछ अच्छे कार्य हुए थे, जैसे कि अंग्रेज़ों के द्वारा सड़कों का निर्माण, रेलवे का निर्माण और डाक और तार की सुविधाएं, ऐसे कुछ अच्छे काम जो हुए थे उसकी प्रशंसा में इन कवियों ने कविताएं लिखी, यानी कि अंग्रेज़ों की प्रशंसा में इन कवियों ने कविताएं लिखी। तो वहीं जो अंग्रेज़ों के द्वारा जो शोषण कार्य हो रहे थे उसकी विरोध में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा था कि भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी सज्जन नहीं अंग्रेज। अंग्रेज क्या कर रहे थे कि भीतर ही भीतर भारत को खोखला बनाए जा रहे थे। उन्होंने बाहर से ये दिखावा किया कि हम भारत का विकास चाहते हैं, पर वो अंदर ही अंदर भारत को खोखला किए जा रहे थे। तो दूसरा जो पॉइंट है वो है सामाजिक चेतना। भारतेंदु युग में कवियों ने समाज की समस्याओं की उपेक्षा न करते हुए जनता की समस्याओं का व्यापक रूप में चित्रण किया है। भारतेंदु युग में समाज में व्याप्त
नारी शिक्षा, बाल विवाह, विधवाओं की दुर्दशा, छुआछूत आदि समस्याओं पर कविताएं लिखी गई हैं। कवि इन समस्याओं के प्रति जनता में जागृति लाना चाहता था। भारतेंदु ने वर्णाश्रम की संकीर्णता का विरोध इन शब्दों में किया है। बहुत हमने फैलाए धर्म, बढ़ाया छुआछूत का कर्म। तो हम देखते हैं कि भारतेंदु युग में कवियों ने क्या किया कि समाज का व्यापक रूप में चित्रण किया। इससे पहले हम रीतिकार में देखते हैं, आदिकाल में देखते हैं कि कवियों का समाज से कुछ लेना देना ही नहीं था। उनकी ज़्यादातर कविताएं राजभक्तिपूर्ण कविताएं थी, क्योंकि वे कवि राजाश्रित थे, राजा के आश्रय में रहकर कविताएं लिखते थे। परंतु हम भारतेंदु युग में देखते हैं, आधुनिक काल में देखते हैं कि कवि राजाश्रित नहीं थे। इस कारण उन्हें अपने समाज में हो रहे समस्याओं का ज्ञान था और उन्होंने अपने समाज में हो रहे समस्याओं का वर्णन अपनी कविताओं में किया और उन समस्याओं को लोगों के सामने लाया, ताकि लोग समाज में व्याप्त बाल विवाह, विधवा विवाह जैसे समस्याओं को जाने और उन्हें दूर करने का प्रयास करें। तो इन कवियों ने समाज में जागृति लाने का भी काम किया। समाज में जो छुआछूत, जाति प्रथा, ऐसे कई समस्याएं थी, उन्हें जनता के सामने लाया और उस समस्या को दूर करने का भी इन कवियों ने प्रयास किया। और एक और बात, ये कवि होने के साथ सभी समाज सुधारक भी थे और ये सभी कवि कोई ना कोई जो संस्थाएं थी, जैसे कि प्रार्थना समाज, आर्य समाज, इनसे भी जुड़े हुए थे। इस कारण भी इन्होंने समाज सुधार के लिए कई प्रयास किए। तो आगे है कि भक्ति भावना। भारतेंदु युग में पुरानी भक्ति परंपरा पर तो काव्य लिखे ही गए, साथ में स्वदेशानुराग, समन्वित ईश्वर भक्ति को लेकर भी कविताएं लिखी गई। भारतेंदु युग में निर्गुण भक्ति, वैष्णव भक्ति में कविता लिखे गए। भारतेंदु स्वयं राधा रानी के भक्त थे। उन्होंने पुष्टि मार्ग में दीक्षा ग्रहण की थी, इसलिए भी राधा कृष्ण की स्तुतिपूर्ण कविताएं लिखी। हम भारतेंदु युग में देखते हैं कि जो भक्ति काल से परंपरा चली आ रही थी भक्ति परक कविता लिखने की, चाहे वो हम निर्गुण की बात करें या वैष्णव में राम और कृष्ण भक्ति की बात करें या सूफियों की बात करें, तो उन भक्ति परंपरा में भी भारतेंदु युग में कविताएं लिखी गई। और हम देखते हैं कि जो भारतेंदु स्वयं राधा रानी के भक्त थे, उन्होंने जो वैष्णव का पुष्टि मार्ग है, वल्लभाचार्य के द्वारा प्रवर्तित जो पुष्टि मार्ग है, उसमें उन्होंने दीक्षा ली थी। इस कारण भी उन्होंने अपनी कविताओं में राधा और कृष्ण का वर्णन किया है। चौथा पॉइंट है श्रृंगारिकता। भारतेंदु युग के कवियों ने रस को काव्य की आत्मा माना है, इसलिए अपनी रचनाओं में विविध रसों का प्रयोग किया, जिसमें श्रृंगार रस सर्वप्रमुख है। भारतेंदु युग में भक्तिकालीन कृष्ण काव्य परंपरा की माधुर्य भक्ति परक श्रृंगार चित्रण, रीतिकालीन पद्धति पर नक्शी नायिका भेद का वर्णन तथा उर्दू कविता में चित्रित प्रेम की वेदनात्मक व्यंजना का वर्णन, इन विषयों से प्रभावित होकर श्रृंगारपूर्ण कविताएं लिखे गए। तो हम देखते हैं कि भारतेंदु युग में जो कवि है, उन्होंने रस को काव्य की आत्मा माना। तो जैसे कि हमने देखा, हम जानते हैं कि जो रस संप्रदाय है उसमें रस को काव्य की आत्मा माना जाता है। तो ऐसे ही इन कवियों ने भी, भारतेंदु युग के कवियों ने भी रस को काव्य की आत्मा माना है, यानी कि काव्य में सबसे जो महत्वपूर्ण तत्व है वो रस है। और इसीलिए इन कवियों ने जो विभिन्न रस है, 9 रस माने जाते हैं, तो उन सभी रसों का अपनी कविताओं में चित्रण किया है। उसमें भी जो श्रृंगार रस है वो प्रमुख रहा है। तो भारतेंदु युग में देखते हैं कि जो हम भक्ति काल के जो कृष्ण काव्य में हम देखते हैं कि जो माधुर्य भक्ति परक कविताएं थी, यानी कि माधुर्य भक्ति परक विषयों
पर जो कविताएं कृष्ण काव्य में लिखी जा रही थी, तो उससे प्रभावित होकर भी भारतेंदु युग में कविताएं लिखी गई। तो दूसरी ओर जो रीति काल में नक्सिक और नायिका भेद पर कविताएं लिखी जा रही थी, तो उससे भी प्रभावित होकर भारतेंदु युग में कविताएं लिखी गई। तो वहीं उर्दू कविता में जो प्रेम की वेदनात्मक व्यंजना का चित्रण हो रहा था, तो उससे प्रभावित होकर भी भारतेंदु युग में श्रृंगारपूर्ण कविताएं लिखी गई। प्रकृति चित्रण। प्राकृतिक सौंदर्य का स्वच्छंद वर्णन भारतेंदु युगीन कविता की विशेषता है, किंतु अधिकतर कवियों ने केवल परंपरा का निर्वाह ही किया है। भारतेंदु युग में प्रकृति के विविध रूपों का वसंत ऋतु एवं वर्षा ऋतु का आलंबनात्मक वर्णन हुआ है। हम भारतेंदु युग में देखते हैं कि जो प्रकृति का स्वच्छंद रूप में वर्णन हुआ है, परंतु ज़्यादातर कवियों ने सिर्फ प्रकृति का निर्वाह ही किया है, यानी कि उन्होंने नाम मात्र ही प्रकृति का चित्रण किया है। उनका उद्देश्य प्रकृति चित्रण करने का नहीं था। उसमें हम देखते हैं कि भारतेंदु युग में जो प्रकृति के विविध रूप है, जैसे कि वसंत ऋतु, वर्षा ऋतु, इनका आलंबनात्मक रूप में चित्रण हुआ है। आलंबन क्या होता है? कारण। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि जो रस के अंग माने गए हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो उसमें जो विभाव है, तो विभाव के दो भेद हैं, एक आलंबन और उद्दीपन। आलंबन होता है कि जिसके कारण भाव जागृत होते हैं, यानी कि जिसके कारण मानव के हृदय में जो भाव रहते हैं, स्थायी भाव, वो जागृत होते हैं, उसे कहते हैं आलंबन। और उस भाव को उद्दीप्त करने वाले, यानी उसे बढ़ाने वाले जो कारण होते हैं, उसे कहते हैं उद्दीपन। तो इसका हम आलंबन और उद्दीपन का हम जब रस सिद्धांत में लेंगे तो उसके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे। तो अभी हम इतना ही देख लेते हैं कि इन्होंने प्रकृति में जो आलंबन रूप है, यानी कि कारण के रूप में प्रकृति का चित्रण किया है। अगला पॉइंट है हास्य और व्यंग्य। भारतेंदु युग में हास्य व्यंग्यपूर्ण कविताओं की भी बड़े पैमाने पर रचनाएं हुई है। पश्चिमी सभ्यता, विदेशी शासन, सामाजिक अंधविश्वासों, रूढ़ियों आदि विषयों पर व्यंग्यपूर्ण कविताएं भारतेंदु युगीन कवियों ने किए हैं। मद्यपान के ऊपर भारतेंदु के व्यंग्यपूर्ण मुकरियां इस प्रकार हैं। मुँह जब लागे तब नहीं छूटे, जाति मान धन सब कुछ लूटे, पागल करी मोही करे खराब, क्यों सखी साजन नहीं शराब। तो हम देखते हैं कि भारतेंदु युग में हास्य और व्यंग्य पड़क भी कविताएं लिखी गई। तो उसमें हम देखते हैं कि जो पश्चिमी सभ्यता है, जो अंग्रेज आए तो उनके साथ जो उनकी सभ्यता आई, तो उन पश्चिमी सभ्यता का जो अंधानुकरण करने वाले थे, उनके ऊपर भी इन कवियों ने व्यंग्य किए। तो उसी प्रकार जो विदेशी की शासन नीति थी, अंग्रेज़ों की जो शासन नीति थी, उनके द्वारा जो भारतीयों का शोषण हो रहा था, उनके ऊपर भी भारतेंदु युगीन कवियों ने व्यंग्य किए। तो वहीं समाज में जो व्याप्त समस्याएं थी, जैसे कि जाति प्रथा, अंधविश्वास, छुआछूत, बाल विवाह, ऐसे कई समस्याएं थी, तो इनके ऊपर भी इन कवियों ने हास्य व्यंग्यपूर्ण कविताएं लिखी। तो एक उदाहरण है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो शराब की समस्याएं थी, शराबियों की समस्याएं, मद्यपान की समस्याएं, तो उसके ऊपर एक व्यंग्य करते हुए मुकरियां लिखे हैं कि मुँह जब लागे तब नहीं छूटे, जाति मान धन सब कुछ लूटे, पागल करी मोही करे खराब, क्यों सखी सज्जन नहीं शराब। शराब की जो लत है, एक बार लग जाती है मुंह में तो वो कभी नहीं छूटती। वो हमारी जाति मान सम्मान धन संपत्ति सब कुछ लूट लेती है और इंसान को एक प्रकार से पागल बना के छोड़ती है। तो इसी बात का वर्णन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी इस मुकरी में किया है। वहीं जो प्रताप नारायण मिश्र हैं, उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त नवयुवकों द्वारा भारतीय रीति नीति को त्याग कर पाश्चात्य सभ्यता के अनुकरण पर व्यंग्य किया है। हमने अभी बात किया था कि भारतेंदु युग में जो पाश्चात्य सभ्यता है, उसका जो लोग अंधानुकरण कर रहे थे, उनके ऊपर भी कवियों ने व्यंग्य किया है।
तो भारतेंदु युग में जो प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, उन्होंने एक व्यंग्य करते हुए लिखा है कि जग जाने इंग्लिश हमें, वाणी वस्त्र ही जोए, मिटे बदन कर श्याम रंग, जन्म सुफल तब होए। तो इसमें यह कहा गया है कि एक प्रकार से जो पाश्चात्य संस्कृति का अंधा अनुकरण कर रहे थे, यानी कि आँख बंद करके उसे अपना रहे थे, उनके ऊपर व्यंग्य करते हुए कहा गया है कि जग यानी कि दुनिया हमें इंग्लिश तब जानेगी, अंग्रेज तब जानेगी जब हम केवल अपने कपड़ों से ही अंग्रेज न दिखेंगे, यानी कि हम अपने जो रंग है, क्योंकि अंग्रेज़ों की तुलना में भारतीय जो लोग थे वो श्याम वर्ण के थे, यानी कि थोड़े काले थे। तो जब हम अपना रंग भी बदल देंगे, हम अपना रंग भी बदल के अंग्रेज़ों की तरह गोरे बन जाएंगे, तब हमारा जन्म सफल होगा। यानी कि इसमें जो ऐसे भारतीय जो अंग्रेजी शिक्षा पढ़ के और अपने ही संस्कृति को, अपने ही सभ्यता को तुच्छ समझने लगे थे, यह दृष्टि से देखने लगे थे, उनके ऊपर व्यंग्य किया गया है। आगे हम देखेंगे रीति निरूपण। भारतेंदु युग में केवल लच्छीराम, बाल गोविंद मिश्र, कवि राजा मुरारी दान ही रीति निरूपण करने वाले कवि थे। इस युग में रीति निरूपण की पद्धति पर रचनाएं लिखना कम हो गया था। लच्छीराम ने रामचंद्र भूषण, बाल गोविंद मिश्र ने भाषा छंद प्रकाश तथा कवि राजा मुरारी दान ने जसवंत जसोभूषण की रचना की। तो हम देखते हैं कि जैसे कि रीति काल में मुख्य रूप से रीति निरूपण की प्रवृत्ति मुख्य रही थी। तो उसी प्रवृत्ति को लेकर भारतेंदु युग में भी कुछ कवि हुए हैं जिन्होंने कविताएं लिखी है, जिसमें प्रमुख हैं बाल गोविंद मिश्र, कवि राजा मुरारी दान और लच्छीराम। तो लच्छीराम ने जो रचनाएं लिखी उसका नाम था रामचंद्र भूषण, बाल गोविंद की रचना का नाम था भाषा छंद प्रकाश और कवि राजा मुरारी दान की रचना का नाम था जसवंत जसोभूषण। अगला पॉइंट है समस्या पूर्ति। भारतेंदु युग में कवियों की प्रतिभा एवं रचना कौशल को परखने के लिए कवि गोष्ठियों एवं कवि समाजों में समस्या पूर्ति कराया जाता था, जिसमें कवि के सामने कोई समस्या यानी कि विषय रखा जाता था और उस पर कवि को अपनी प्रतिभा एवं रचना कौशल का प्रदर्शन करते हुए काव्य लिखना पड़ता था। भारतेंदु द्वारा स्थापित काशी में कविता वर्धिनी सभा, नागपुर का रसिक समाज, निजामाबाद का कवि समाज समस्या पूर्ति के लिए बहुत लोकप्रिय था। कानपुर के रसिक समाज में पपीहा जब पूछिए प्यू कहाँ की समस्या, इस पर समस्या पूर्ति की थी प्रताप नारायण मिश्र ने, जो कि काफ़ी लोकप्रिय हुई थी। तो वो समस्या पूर्ति इस प्रकार है कि बन बैठी है मान की मूर्ति सी, मुख खोलत बोले न नाही नहा, तुम ही मनुहारी के जारी परे, सखियान की कौन चलाई तहाँ, बरसा है प्रताप जू धीर धरो, अब लो मन को समझायो जहाँ, यह ब्यारी तबे बदलेगी कछु, पपीहा जब पूछी है प्यू कहाँ। तो हम भारतेंदु युग में एक विशेषताएं देखते हैं समस्या पूर्ति की। तो भारतेंदु युग में जो कवि हैं उनकी रचना प्रतिभा को परखने के लिए, उनकी रचना कौशल को परखने के लिए उन ऐसे कवियों में या कवि समाजों में क्या किया जाता था कि समस्या पूर्ति का आयोजन किया जाता था। जैसे आज हम देखते हैं कि आज सेमिनार का आयोजन किया जाता है, जिसमें बड़े बड़े प्रोफेसर को, विद्वानों को बुलाया जाता है। तो उसी समान भारतेंदु युग में उस समय कवि समाजों यानी कि कवि लोगों की एक समाज बुलाई जाती थी, जिसे कहते थे समस्या पूर्ति। तो कवि के सामने एक विषय रखा जाता था, यानी कि एक समस्या रखी जाती थी, और जिस पर कवि को अपने प्रतिभा के बल पर कविता लिखना पड़ता था। तो उस समय तुरंत सबके सामने कवि को अपना प्रतिभा दिखाते हुए, अपना रचना कौशल दिखाते हुए कविता लिखकर सबके सामने सुनाना पड़ता था। इसे ही कहा जाता है समस्या पूर्ति।
तो उसमें जो प्रताप नारायण मिश्र है उनकी एक जो समस्या पूर्ति थी कि पपीहा जब पूछिए पीऊ कहाँ, तो ये काफ़ी लोकप्रिय हुई थी, प्रसिद्ध हुई थी। काव्यानुवाद। भारतेंदु युग में कवियों ने मौलिक काव्य रचना के साथ ही संस्कृत तथा अंग्रेजी के काव्यों का अनुवाद भी किया। राजा लक्ष्मण सिंह ने रघुवंश तथा मेघदूत का ब्रज भाषा में अनुवाद किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नारद भक्ति सूत्र का तदीय सर्वस्व तथा सांडिल्य के भक्ति सूत्र का भक्ति सूत्र वैजयंती नाम से अनुवाद किया। श्रीधर पाठक ने अंग्रेजी के कवि गोल्डस्मिथ के काव्य हरमिट का एकांतवासी योगी तथा डेजर्टेज विलेज का उजड़ ग्राम 1889 में इस नाम से हिंदी में इसका अनुवाद किया। तो हम देखते हैं कि भारतेंदु युग में केवल मौलिक रचनाएं ही नहीं लिखी जा रही थी, उसके साथ अनुवाद का भी काम हो रहा था। तो उस समय जो संस्कृत और अंग्रेजी भाषाएं में काव्य रचनाएं लिखी गई थी, तो उनका इन कवियों ने क्या किया कि हिंदी में अनुवाद किया या ब्रज भाषा में अनुवाद किया। तो वहीं जो राजा लक्ष्मण सिंह हैं, उन्होंने जो कालिदास का रघुवंश और मेघदूत है उसका ब्रज भाषा में अनुवाद किया था। तो वहीं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नारद भक्ति सूत्र का तदीय सर्वस्व नाम से अनुवाद किया था और सांडिल्य के जो भक्ति सूत्र है उसका भक्ति सूत्र वैजयंती नाम से अनुवाद किया था। तो वही श्रीधर पाठक ने भी अंग्रेजी के जो कवि हैं उनका एकांतवासी योगी और उजड़ ग्राम नाम से हिंदी में अनुवाद किया था उनकी रचनाओं का। अगला पॉइंट है कला पक्ष, काव्य रूप। भारतेंदु युगीन कवियों ने मुख्य रूप से मुक्तक काव्य लिखे हैं। तो हम देखते हैं कि जैसे कि भारतेंदु युग में ज़्यादातर जो कविताएं लिखी गई वो मुक्तक शैली में लिखी गई। मुक्तक शैली आपको पता होगा, काव्य के भेद में आते हैं, प्रबंध काव्य में मुक्तक काव्य। तो उसमें जो मुक्तक शैली है, तो मुक्तक शैली का प्रयोग इन कवियों ने अपने काव्य में किया है। फिर भाषा, तो भारतेंदु युग के काव्य की मुख्य भाषा ब्रज है। उसमें उर्दू, फारसी तथा भोजपुरी, अवधी, बुंदेलखंडी के शब्दों का भी कवियों ने प्रयोग किया है। भारतेंदु युग के कवि हिंदी को काव्य के लिए उपयुक्त नहीं मानते थे। तो हम देखते हैं कि भारतेंदु युग में मुख्य रूप से जो कविताएं लिखी गई वो ब्रज भाषा में लिखी गई, क्योंकि भारतेंदु युग के कवि थे उनका ऐसा मानना था कि जो खड़ी बोली हिंदी है वो कविता के लिए उपयुक्त नहीं है। इस कारण उन्होंने गद्य तो खड़ी बोली हिंदी में लिखे, परंतु काव्य सभी के सभी ब्रज भाषा में लिखे गए। अलंकार। भारतेंदु युगीन कवियों ने शब्दालंकार एवं अर्थालंकार दोनों का प्रयोग किया है, परंतु अर्थालंकार को प्रधानता दी है। तो जैसे कि काव्य के अलंकार के जो दो भेद होते हैं, मुख्य रूप से दो ही होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। उभयालंकार भी एक उसके भेद हैं। तो इन कवियों ने जो अलंकारों के दोनों भेद है उसका वर्णन अपनी कविताओं में किया है, पर हम देखते हैं कि उसमें भी जो अर्थालंकार है उसके ऊपर इन्होंने ज़्यादा जोर दिया है। छंद विधान। इस युग में वर्णिक एवं मात्रिक दोनों प्रकार के छंदों का प्रयोग कवियों ने अपने काव्य में किया है। वर्णिक छंदों में कवित्त, सवैया, मंदाक्रांता, शिखरिणी प्रमुख थे। तो मात्रिक छंदों में दोहा, चौपाई, सोरठा, कुंडलियाँ, रोला, हरिगीतिका प्रमुख हैं, जिनका कवियों ने उचित प्रयोग किया है। तो हम कह सकते हैं कि भारतेंदु युग में जो छंद के दो भेद होते हैं, वर्णिक और मात्रिक, तो उन दोनों भेदों का अच्छा प्रयोग कवियों ने किया है। तो लगभग कई प्रकार के छंदों का प्रयोग भारतेंदु युग के कवियों ने अपने काव्य में किया है। तो यहाँ पर हमने देखा कि भारतेंदु युग का परिचय देखा कि भारतेंदु युग की विशेषताएं क्या है। धन्यवाद।